मेरे प्यारे बच्चों, आइए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और सामान्य ज्ञान की चैप्टर कह सकते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन या किसी भी व्यवसाय को अगर शुरू करते हैं या कोई भी व्यापार व्यवसाय हम संचालित करते हैं तो उसके लिए बैंक की कौन कौन सी सुविधाएं हमको प्राप्त होता है जिससे हमारा व्यवसाय आगे बढ़ सकता है या हम उस व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से बैंक जो सेवाएं व्यापारी वर्ग या व्यवसायी वर्ग या विभिन्न लोगों को जो व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए ये सेवाएं प्रदान करती है। तो उसी के अंतर्गत आपको यहाँ पर बताते हैं कि बैंक जो विशिष्ट सेवा के अंतर्गत बैंक अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करती है। अधिविकर्ष या बैंक अधिविकर्ष का तात्पर्य यह होता है कि कोई भी बैंक है अपने जो खाता धारक जो होता है उनकी जो शेष राशि के अतिरिक्त और उनको राशि निकालने की सुविधा प्रदान करता है। और अतिरिक्त राशि एक ऋण भी कहा जा सकता है। उस अतिरिक्त राशि का ब्याज उस व्यापारी या उस व्यवसायी को देना पड़ता है। तो इस प्रकार के सेवा बैंक के माध्यम से अपने जो खाता धारकों को वो जारी करता है। इससे कोई भी व्यवसायी है या कोई भी व्यापारी वर्ग है वो अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकता है या दैनिक जीवन में कोई भी जो कार्यशील पूंजी की व्यवस्था कर सकता है। अधिविकर्ष की सुविधा इसीलिए खाता धारकों को बैंक प्रदान करती है। तो इस प्रकार से अधिविकर्ष, और जब उसके पास में पैसा हो जाते उस व्यापारी के पास में तो उसको ब्याज के साथ में वापस कर दिया जाता है। ये है बैंक अधिविकर्ष की सेवाएं बैंक के द्वारा दिया जाता है। अब इनकी बैंक अधिविकर्ष की कौन कौन से लक्षण या क्या विशेषताएं हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो की विशेषता है वो है चालू खाता संचालित होने पर कोई भी बैंक है वो अधिविकर्ष की सुविधा तभी प्रदान करेगी जब उस बैंक में उनका चालू खाता हो। बचत खाता के छोड़ चालू खाता होना चाहिए। जब चालू खाता है तभी बैंक अधिविकर्ष की सुविधा मिल सकता है। करेंट अकाउंट उसका उस बैंक में होना चाहिए या चालू खाता के आधार पर उसका लेन देन रहना चाहिए, तभी उसको बैंक अधिविकर्ष या शेष राशि से अतिरिक्त राशि देने की सुविधा बैंक प्राप्त कर सकता है या प्रदान कर सकता है। उसके बाद में दूसरा जो आता है वो है निर्धारित सीमा। अधिविकर्ष की जो व्यवस्था है या सुविधा है उसमें एक सीमित निर्धारित सीमा की व्यवस्था किया जाता है। उसमें उस सीमा के अंतर्गत उनको उस रकम की एक ब्याज के साथ में वापसी करना पड़ता है, तभी उनको दोबारा बैंक अधिविकर्ष की सुविधा मिलते रहेगी। तो बैंक और जो खाता धारक है उनके बीच में एक मध्यस्थता या एक ठहराव होता है और कितनी राशि उनको चाहिए और कितने दिन में उसको वो उस ऋण को ब्याज के साथ में चुकता कर सकता है। तो इस प्रकार से उनको एक निर्धारित समय दिया जाता है अपने खाता धारकों को बैंक द्वारा, और उनके जो सुविधा प्राप्त होने के बाद में उस रकम की वापसी उस खाते धारक के द्वारा बैंक को एक निश्चित सीमा के बाद में कर दिया जाता है। तीसरा जो होता है वो है व्यक्तिगत गारंटी।
बैंक अधिविकर्ष में बैंक जो है वो किसी न किसी व्यक्तिगत गारंटी चाहता है, ताकि वो खाता धारक अगर नहीं पटा सकता है या जमा नहीं कर सकता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्तिगत गारंटर से वसूल किया जा सकता है। इसीलिए बैंक जो है, जितने भी बैंक है, राष्ट्रीयकृत जो बैंक है, वो एक व्यक्तिगत या साख कहा जा सकता है उसको, उसकी गारंटी चाहते हैं और उसकी गारंटी के आधार पर वो बैंक उनको अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद में चौथा जो आ जाता है वो है वित्तीय स्थिति अच्छी। बैंक अधिविकर्ष की सुविधा तभी प्रदान करती है जब उस खाता धारक के उसके आर्थिक स्थिति या जो दैनिक स्थिति की जांच पड़ताल, उसके व्यवसाय की स्थिति, उसके उद्योग की स्थिति, उसके व्यापार की स्थिति, इनको सही तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद में ही उनको अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करती है। तो उनकी जो आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए, उनको ही अधिविकर्ष की सुविधा दिया जाता है, ताकि भविष्य में लिए गए शेष राशि के अतिरिक्त अधिविकर्ष को वो आसानी से जमा कर सके और आसानी से बैंक भी उसको वसूल कर सके। इसलिए एक वित्तीय जो स्थिति अच्छी होने वाली कोई भी व्यापारी वर्ग है उसको ही अधिविकर्ष की सुविधा दिया जाता है। पांचवा जो आता है वो है अल्पकालीन ऋण। अधिविकर्ष को अल्पकालीन ऋण ही कहा जा सकता है, कुछ समय के लिए है, वो शेष राशि से जो अधिविकर्ष के रूप में एक अतिरिक्त राशि वो प्राप्त कर लेता है, तो उसको कुछ दिन के लिए ही बैंक के द्वारा दिया जाता है, अल्पकालीन ऋण कहा जाता है उसको। और जब उस व्यापारी वर्ग या उस उद्योगपति या कोई व्यवसायी वर्ग उसका काम निकल जाता है और जब उसके पास में पैसा आ जाता है तो उस अधिविकर्ष की राशि को ब्याज के सहित जमा कर देता है। तो इस प्रकार से बैंक अधिविकर्ष बैंकों के द्वारा अपने खाता धारकों को ये सुविधा प्रदान करती है। इसके बाद में जो अगला जो चलते हैं और सुविधा वो है नगद साख। नगद साख का मतलब ये होता है कि बैंक अपने खाता धारकों को उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, उनके व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए और दैनिक जो क्रियाकलाप है उसके लिए कार्यशील पूंजी देने के लिए ही नगद साख तैयार किया जाता है या नगद साख दिया जाता है। तो इस प्रकार से नगद साख बैंक के द्वारा दिया जाने वाले एक प्रमुख सुविधा माना जाता है। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको आइए देखते हैं। नगद साख में पहले जो विशेषता है साख सीमा। साख सीमा के अंतर्गत होता है कि बैंक उस व्यक्ति की साख, उनकी प्रसिद्धि, उनकी व्यक्तिगत गारंटी क्या है, उनको कितने लोग जानते हैं, कितने बैंक के जानते हैं, वो कहीं से और डिफाल्टर तो घोषित तो नहीं किया गया है या उनका लेन देन ठीक तो नहीं है, उसको जांच पड़ताल करने के बाद में ही उस जो खाता धारक होता है या किसी भी व्यक्ति को नगद राशि का भुगतान एक निश्चित सीमा तक के लिए ही प्रदान करता है। तो इस प्रकार से नगद जो साख होता है उनके बहुत सारे जांच पड़ताल करने के बाद में उसको ये नगद साख की सुविधा प्रदान किया जाता है। दूसरा जो है राशि निकालना। नगद जो साख होता है उसमें जो राशि निकाला जाता है वो एक छोटी राशि से लेकर एक बड़ी राशि तक के इसमें
कार्यशील पूंजी के रूप में उसको निकाला जा सकता है, या कार्यशील पूंजी में लगाने के लिए उसको निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से नगद साख की सुविधा भी बैंक कई प्रकार के व्यापारी वर्ग या व्यवसायी वर्ग को प्रदान करता है, जिससे वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके या व्यवसाय में वृद्धि कर सके। तीसरा जो होता है ब्याज। नगद जब साख बैंक के द्वारा दिया जाता है, लोगों को ये सुविधाएं दी जाती है, तो इस सुविधा में जितना भी रकम दिया जाता है उसका ब्याज बैंक के द्वारा लिया जाता है। जितनी भी राशि कोई भी व्यवसायी वर्ग या व्यापारी वर्ग जो होता है, उनको नगद साख के बदले में अलग अलग जो बैंक है, अलग अलग बैंक में अलग अलग प्रकार के ब्याज दर उसको देना पड़ता है। तो ये समझा जाता है कि ब्याज के रकम के साथ में उस मूलधन की वापसी बैंक को करना होता है, और उस चुकता होने के बाद में जब कभी भी और जरूरत पड़ता है उस उद्योगपति या व्यापारी वर्ग को, व्यवसायी वर्ग को, तो फिर से वो नगद साख प्राप्त कर सकता है। चौथा जो होता है वो है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी जो होता है विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्यों के लिए, पल पल में जरूरत पड़ते रहता है, उसके लिए नगद साख की जरूरत पड़ती है। तो कार्यशील पूंजी के रूप में नगद साख प्राप्त होता है व्यापारी वर्ग या व्यवसायी वर्ग को, और उस नगद साख के बदले किसी को पारिश्रमिक देना है, या किसी को एडवांस देना है, या कोई भी कच्चा माल खरीदना है, या कोई कार्यशील पूंजी के अंतर्गत दैनंदिनी कार्यों में, वो प्रतिदिन का भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है। तो ऐसे कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी ये नगद साख से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बैंक के द्वारा एक सेवाएं अपने खाता धारकों को या विभिन्न लोगों को बैंक के माध्यम से प्राप्त होता है, और उस सेवा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए वो खर्च कर सकता है, और जब उसके पास में वो राशि एकत्रित हो जाता है तो उसको आसानी के साथ में ब्याज के साथ वो वापसी कर देता है। तो इस प्रकार से एक कार्य या बैंक के द्वारा सेवाएं निरंतर अपने ग्राहकों को या विभिन्न व्यक्तियों को प्रदान करते रहता है। तो आज के चैप्टर में ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताया गया, और महत्वपूर्ण जानकारी इसी चैप्टर के अंतर्गत अगले पीरियड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।